नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ओनली पीसीएस पे। देखिए यूपी पीसीएस मेंस की जो सीरीज़ चल रही है हमारी पेपर 5, तो पेपर 5 का ही अगला वीडियो है और इससे पहले 4 से 5 वीडियो अपलोड हो चुके हैं, उनको देख लीजिए और जल्दी ही ये पेपर 5 हम फिनिश कर देंगे इसमें। तो अभी इसमें देखेंगे हम लोग यूनिट 19, ठीक है, यूनिट 19 देखेंगे यूपी में एनजीओ। तो देखिए कुछ चीज़ें एक बार फिर से बता देते हैं। कुछ लोगों के मैसेज आ रहे हैं कि आंसर फॉर्मेटिंग कराइए इस पर, तो आंसर फॉर्मेटिंग अलग से कराएंगे, लेकिन ये आपको चीज़ें आपके पास नोट्स होने चाहिए। अब सीधा सीधा ये आंसर फॉर्मेट में ही दिया हुआ है। देखिए आंसर में क्या है, इंट्रोडक्शन, मेन बॉडी और कंक्लूजन। तो ये आपको अपनी तरफ से लिखने रहेंगे, इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन। मेन बॉडी का पार्ट आपको यहाँ से आपको पूरा मिल जाएगा और इन्हीं से आप बना सकते हैं आपका इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन, ठीक है ना। तो ये आपको सबका अलग होता है। हाँ, डेफिनेशन वगैरह जो इसमें दी गई हैं तो वो आप डाल सकते हैं सेम। तो बाकी अपना भी इनोवेशन कुछ होना चाहिए आपका, वो आप कंक्लूजन में और इंट्रोडक्शन में ही दिखा सकते हैं। मेन बॉडी का पार्ट आपको पिक्टोरियल व्यू में और वैसे दे रखा है आपको सारा। तो 200 वर्ड में आप इतना ही लिख पाएंगे। तो आप अपनी तरफ से जो भी हैं आंसर लिख के भेजिए उनको, और जो नहीं देखा है उसको देख लीजिए, और जो भी लाइक ज़रूर करिए इसको वीडियो को, जिससे कि मोटिवेशन मिले हमें भी और लोगों को भी शेयर करिए, जिससे कि लोग यहाँ तक पहुँचें। क्योंकि फ्री में सारी चीज़ें आपको मिल रही हैं, लेकिन आप वहीं कोर्स खरीदेंगे और लोगों के, तो देखिए इन्हीं कोर्सों का 10-10 हज़ार 20-20 हज़ार लोग ले रहे हैं। तो इसलिए आपको फ्री सब कुछ मिल रहा है, और लास्ट में जो भी डेटा रहेगा वो आपको एक जगह कलेक्शन दे दिया जाएगा, क्योंकि वो करंट का डेटा रहता है और वो लास्ट में ही 1 साल के बीच की घटनाओं का, तो वो टॉपिक वाइज आपको दे दिया जाएगा। तो चलिए यूनिट 19 में शुरू करते हैं, यूपी में एनजीओ। तो एनजीओ को देख लेते हैं। एनजीओ की परिभाषा क्या है। एनजीओ को नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन बोला जाता है, ठीक है। तो ये एनजीओ क्या है, इसकी परिभाषा दी गई है ये वर्ल्ड बैंक के अनुसार। तो इसको आप अच्छे से देख लीजिए और यही आप लिख सकते हैं कि ऐसी संस्था जो गैर लाभकारी हो और सरकार से स्वतंत्र हो, मूलतः नैतिक मूल्यों पर आधारित हो। ऐसी संस्थाएं पूर्ण या आंशिक रूप से दान या चंदे और स्वैच्छिक सेवाओं पे क्या हो, आश्रित हों, तो क्या कहलाती है, एनजीओ, गैर सरकारी संगठन हिंदी में बोलते हैं, इंग्लिश में नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन। तो ये विश्व बैंक की परिभाषा है, आप इसे बिल्कुल डाल सकते हो और इससे इफेक्ट पड़ता है, आपकी परिभाषा को कोई नहीं काटेगा, ठीक है। प्राथमिक उद्देश्य इनका क्या होता है, तो सामाजिक परोपकार। तो ये किसी भी स्तर पे आए, यूपी में आए और बाकी पेपरों में आए, तो यही परिभाषा आप सेम टू सेम लिख सकते हैं। अब इसमें देख लेते हैं हम लोग एनजीओ का ढांचा, कि क्या होता है एनजीओ का ढांचा, कैसा होता है। तो उसके बाद हम एनजीओ के बारे में पूरी चीज़ें देखेंगे। तो एनजीओ को ढांचा में देखिए सबसे ऊपर होता है सामान्य निकाय। सामान्य निकाय के नीचे होती है कार्यकारी समिति, उसके नीचे होता है निदेशक, जैसे सचिव भी बोलते हैं। सचिव के नीचे ये डिपार्टमेंट होते हैं आपके, प्रशासनिक शाखा संस्थान, लेखा शाखा होता है और कार्यक्रम शाखाएं होती हैं। और ये जनसंपर्क क्या होता है, प्रकाशन या प्रचार करने की एक ही अलग से बॉडी होती है इसी के तहत। और इसी में जो कार्यक्रम शाखाएं उसी में समन्वयक होता है, और क्षेत्रीय शाखाएं एवं कार्यकर्ताएं इसी के अंतर्गत आते हैं। तो ये एक सामान्य ढांचा है, इस आप ढांचे को वैसे ही बना सकते हैं, ठीक है। इसमें समझने का वैसा कुछ काम नहीं है। आगे देखिए यूपी में पंजीकरण से संबंधित क्या क्या है। यूपी में नहीं, मतलब सेंट्रल लेवल पे भी यही काम करते हैं। तो ये एनजीओ जो भी आपके पंजीकरण होंगे वो कैसे होते हैं, किन किन अधिनियमों के तहत होते हैं, या जो, तो उनमें आप किसी को भी डाल सकते हैं। जैसे कोई भी एनजीओ है किस अधिनियम के तहत, किस सोसाइटी के तहत पंजीकृत है, तो वो ये हैं आपके कौन कौन से। सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम 1860, भारतीय न्यास यानी ट्रस्ट एक्ट 1882, भारतीय कंपनी एक्ट 1956, अगला सहकारी समिति एक्ट है 1904। तो इन्हीं के तहत एनजीओ आपके रजिस्टर होते हैं, ठीक है। पंजीकरण के समय क्या है, पंजीकरण के समय ही अपने संविधान, कौन सा, अपना संविधान जो एनजीओ का अपना होगा, और उद्देश्य, कार्यक्षेत्र और वित्तीय संसाधन तथा ज्ञापन पत्र का निर्माण करना होता है इनको। जब पंजीकरण होता है उसी समय से ये सारी चीज़ें निर्धारित करनी पड़ती हैं एनजीओ को। अब एनजीओ का वर्गीकरण देख लेते हैं, क्या क्या है वर्गीकरण में। तो इसमें आएगा राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय, स्थानीय यानी भौगोलिक आधार पे ये इसके वर्गीकरण होते हैं। कौन कौन से, राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय, स्थानीय, भौगोलिक आधार पे इनका वर्गीकरण हो गया। और कार्यप्रणाली के आधार पे इनका वर्गीकरण देखा जाए तो कुछ एनजीओ सेवा उन्मुख होते हैं, कुछ चैरिटी आधारित होते हैं, कुछ सशक्तिकरण उन्मुख होते हैं, सामाजिक कल्याण आधारित होते हैं, और रोजगार उन्मुख होते हैं। कुछ होते हैं जैसे पुनर्वास संबंधी हैं, नियामकीय हैं, जो रेगुलेटरी होते हैं, ठीक है। इनके एग्जाम्पल आपको पता होने चाहिए, नीचे दिए भी गए यूपी विशेष के संदर्भ में, तो उनको आप डाल सकते हैं। आगे देखिए, आगे है इसमें एनजीओ की ग्रामीण विकास में भूमिका क्या है,
ये सीधा सीधा आपसे क्वेश्चन पूछा गया है यूपी स्पेशल में ही। तो इसमें देखिए क्या है भूमिका, राजनीतिक पक्ष देख लीजिए इनका। जैसे राजनीतिक पक्ष में क्या है भूमिका, तो खाद्य सुरक्षा में भूमिका है, जागरूकता में है, खाद्य सब्सिडी से संबंधित कोई मुद्दे होते हैं तो ये उठाते हैं एनजीओ, और सरकारी योजनाओं का सफल क्रियान्वयन में ये मदद करते हैं, लोकतांत्रिक भागीदारी में ये अपना भागीदारी देते हैं। और ये क्या है, ये भूमिका जो थी 6वीं पंचवर्षीय योजनाओं में शुरू की गई थी। ये जो ग्रामीण विकास में भूमिका जो शुरुआत होती है वो 6वीं पंचवर्षीय योजना में होती है। और देखिए संसाधन व पर्यावरण से संबंधित क्या काम करती हैं ये, तो प्रदूषण नियंत्रण हेतु ये कार्य करते हैं, जैव विविधता संरक्षण में कार्य करते हैं, भूमि सुधार में भी कई सारे एनजीओ अपने कार्यरत हैं यहाँ पे भी। तो इन सबको दिखा सकते हैं, बस इनके सामने आपको उनका किसी का उदाहरण और आपको कुछ काम हो तो वो डाल दीजिए, तो आपके जो कथन दिए गए ये पुष्ट हो जाएंगे। ठीक है, तो एनजीओ नीचे दिए गए उनको आप यहाँ ज्वाइन कर सकते हैं। साइंस टेक के देख लीजिए क्या क्या है, जैव प्रौद्योगिकी और सूचना एवं संचार में भी कुछ एनजीओ हैं जो लगे हुए हैं। ठीक है, मानवीय पक्ष इनके क्या क्या हैं, तो देखिए कृषि से संबंधित भी हैं, वनीकरण और ग्राम उद्योग, ग्रामीण पर्यटन, इन सब में भी एनजीओ काम करते हैं। और कुछ अन्य हैं जैसे उत्प्रेरक अभिकर्ता के रूप में भी कार्य करते हैं, गरीबी उन्मूलन, रोजगार सृजन, शिक्षा, स्वास्थ्य, राजनीतिक अधिकारों के प्रति चेतना जगाना, सरकारी योजनाओं की विस्तृत जानकारी देना जनता को, तो ये भी इनके कार्य होते हैं एनजीओ के। आगे देखते हैं चुनौतियां भी हैं इनकी, कुछ चुनौतियां देखते हैं एनजीओ के सामने क्या क्या हैं। तो देखिए सामाजिक एवं सांस्कृतिक अंतर मिलता है इनमें देखने को, और नौकरशाहों की उपेक्षा होती है, नौकरशाही उपेक्षा देखने को मिलती है, योग्य व कुशल स्वयंसेवकों की कमी है, शिक्षा का निम्न स्तर है, राजनीतिक हस्तक्षेप ज़्यादा होता है, और बुनियादी सुविधाओं से संबंधित अपर्याप्त उपलब्धता, इनकी धन की कमी है। ठीक है, तो ये सारी ये चुनौतियाँ वही सेम है जो नेशनल लेवल पे हैं, वही आपको यूपी के परिप्रेक्ष्य में डालनी है। ठीक है, तो ये बाकी इनमें जो भी जैसे उदाहरण आपको तो उनको भी आप डाल सकते हैं। विदेशी धन के दुरुपयोग के कारण देखिए सरकार ने लगभग 20,000 एनजीओ को क्या किया था, प्रतिबंधित कर दिया था। जैसे पीएफआई है और न्यूज़ लिंक है, तो ये एनजीओ के नाम है। जैसे पीएफआई का फुल फॉर्म क्या है, पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया, क्या है, मीडिया नहीं है यहाँ पे, इंडिया है, तो पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया। इसने क्या था कि चीन से वित्त लेके ये भारत सरकार के योजनाओं के विरुद्ध ये अफवाहें फैलाना और वो सब इसका काम पीएफआई का बढ़ गया था, इसलिए इसको एनजीओ को क्या किया है, प्रतिबंधित कर दिया है। तो ऐसी अगर कोई एग्जांपल आपको न्यूज़पेपर में मिल रहे हैं तो वो आप यहाँ पे नोट डाउन कर सकते हैं और इसमें डालने के आपके बहुत काम आएंगे। एनजीओ के उद्देश्य देख लेते हैं। उद्देश्य क्या है इसके, सरकारी कल्याणकारी जो कार्यक्रमों के बारे में लोगों को जागरूक करना है, पीड़ित लोगों में चेतना जगाना है, स्थानीय सहयोग को बढ़ावा देना है, सामाजिक समस्याओं एवं ज़रूरतमंदों की आवश्यकताओं का आकलन करना, स्थानीय संसाधनों का विकास करना, लोगों की समस्याओं से सरकार को अवगत कराना। तो ये सारी इसके उद्देश्य हैं। कुछ विशेषताएं हैं, विशेषताएं देख लेते हैं इनकी। विशेषताएं में क्या है, तो स्वैच्छिक संगठन होते हैं ये, है ना, और निर्माण के पीछे किसी व्यक्ति की अपनी प्रेरणा होती है, जन कल्याण इनका उद्देश्य होता है, प्रजातांत्रिक सिद्धांतों पर कार्य करते हैं, वित्तीय स्रोत में सरकारी व निजी अनुदान शामिल हो सकता है इनके, और कुछ उद्देश्य एवं लक्ष्य निश्चित होते हैं इनके। जैसे स्टार्टिंग में बताया गया था कि इनका संविधान, लक्ष्य, उद्देश्य वो पहले ही पंजीकरण के समय इनको बताना पड़ता है, सब कुछ उसी समय खोलना पड़ता है। तो एनजीओ के कार्य क्षेत्र देख लेते हैं। कार्य क्षेत्र में क्या आएंगे, कार्य क्षेत्र में आएगा आपका सरकारी कार्यप्रणाली में सुधार के लिए कार्य करते हैं, निगरानी और मूल्यांकन करते हैं, सामाजिक मध्यस्थता करते हैं, संचार को सुगम बनाना, दबाव समूह के रूप में कार्य करना, जो प्रेशर ग्रुप होते हैं मीडिया टाइप, तो ये उसमें भी कार्य करते हैं, शिक्षा प्रशिक्षण एवं तकनीकी सहायता देना, और सामुदायिक भागीदारी का निर्माण करना, स्थानीय संसाधनों का संग्रहण व उपयोग करना, महिला अधिकारिता से संबंधित या महिला सशक्तिकरण के लिए कार्य करना, वंचित वर्गों तक पहुंच बढ़ाना और आपदा के समय कार्य करना। जैसे एग्जाम्पल इसमें बहुत सारे हैं। एक नाज फाउंडेशन है ना, उसके कार्य क्या है वो आप देख सकते हैं। एक MK मजदूर किसान शक्ति संगठन, MKSS एनजीओ है, जिसने जो आंदोलन चलाया था उसी के आधार पे आपका RTI एक्ट आया था। कौन सा, RTI एक्ट। तो ये सारे एग्जांपल आप डाल सकते हैं इसमें, इनके प्रयासों से, नाज फाउंडेशन से क्या हुआ, LGBT का मुद्दा इन्होंने उठाया था, तो ये सारे आप ये सब डाल सकते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे है वित्तीय अनुदान और प्रमुख शर्तें, इनके लिए पात्रताएं क्या क्या होनी चाहिए।
तो देखिए इनके उद्देश्य एवं अपना संविधान होना चाहिए, प्रबंधन होना चाहिए, मैनेजमेंट इनका अच्छा होना चाहिए, अलाभकारी प्रकृति होनी चाहिए, यानी लाभकारी नहीं होनी चाहिए, अलाभकारी हो, जुड़ाव एवं भागीदारी हो, अभिलेख संधारण इनका होना चाहिए, तटस्थता हो, इनमें किसी के प्रति झुकाव ना हो, ईमानदारी इसमें होनी चाहिए और कानूनी मान्यता हो इनके पास, तब ये अनुदान प्राप्त कर सकते हैं। तो ये शर्तें हैं अनुदान प्राप्त करने के लिए। आगे देखते हैं, आगे है इनमें। तो देखिए यूपी में एनजीओ की भूमिका, यूपी में क्या भूमिका है, तो यूपी में देखिए एक तो जनसंख्या सबसे ज़्यादा है यूपी में, तो जनसंख्या नियंत्रण में भूमिका हो सकती है, महिला सशक्तिकरण में हो सकती है, और बाल श्रम निषेध में हो सकती है, शिक्षा यानी प्रौढ़ शिक्षा को बढ़ावा देने में हो सकती है, निराश्रितों के लिए आवास मुहैया कराने में हो सकती है, जिनको आवास नहीं मिल पा रहे हैं उनसे, क्योंकि ये मीडिएटर की भूमिका, मध्यस्थता की भूमिका निभाते हैं किस किस के बीच में, जनता और सरकार, है ना। तो ये सरकार को जागरूक कर सकते हैं कि आप ये कहीं काम नहीं हो पा रहा है, तो ये सरकार को अवेयर उसमें कराते हैं कि यहाँ काम होना चाहिए। और क्या है, जल प्रदूषण एवं जल संरक्षण में काम करते हैं, जनजातीय विकास में, बंधुआ मजदूरी उन्मूलन में, गरीबी उन्मूलन में, रोजगार उपलब्धता में, कौशल विकास में और मानवाधिकारों की रक्षा करने में। तो बस इनमें आपको आगे क्या जोड़ना पड़ेगा अपनी पुष्टि के लिए, एनजीओ का नाम, कोई कार्य, ठीक है ना। तो वो देखते हैं आगे, एनजीओ देख लेते हैं और कुछ इनके उदाहरण भी देखेंगे। कुछ हैं एनजीओ, ये देखिए इनके गुण और देख लेते हैं एनजीओ के क्या क्या हैं गुण। गुण हैं इनके, जैसे कानूनी औपचारिकता क्या होनी चाहिए, कानूनी औपचारिकता कम हो, यानी जब कानूनी औपचारिकता कम होगी तो शीघ्रता से क्या करेंगे, कार्यक्रमों का संचालन कर सकते हैं। संसाधन संपन्न हों ये, तब जाके काम करेंगे। कुशल एवं योग्य कार्यकर्ता हो इनके पास, या गुण की जगह आप कुछ और भी डाल सकते हैं एनजीओ से संबंधित, जैसे ज़रूरत या आवश्यकता एनजीओ की, और पॉइंट या गुण भी आप कर सकते हैं इसमें। योजनाओं को वास्तविक लाभार्थी तक पहुंचाना, जन भागीदारी से संबद्ध कार्य की समाप्ति करना, जनता से अधिक निकटता, जनता का सक्रिय सहयोग ये ले सकते हैं, जनता की समस्याओं की वास्तविक पहचान कर सकते हैं, क्योंकि जनता के नज़दीक होते हैं तो वास्तविक पहचान इनको ज़्यादा होती है सरकार से, ठीक है। और जनता भी अपनी समस्याओं को इन्हें आसानी से बता देती है। अपनी सर्वे टीम द्वारा क्या सटीक आकलन करना। कुछ कमियां हैं, दोष हैं इनके, तो जैसे स्वतंत्र रूप से कार्य करने की भूमिका सीमित होना, ये नहीं करते हैं, कुछ भ्रष्टाचार में लिप्त होते हैं, कुछ अनुदान हेतु आपसी प्रतिद्वंद्विता देखने को मिलती है, कुछ सेवा भाव में स्वार्थी होते हैं, स्वार्थ देखने को मिलता है, और सार्वजनिक धन का कुछ दुरुपयोग करते हुए भी देखे गए हैं। तो उनको सरकार ने अभी बताया आंकड़ा कि 20,000 प्रतिबंधित कर दिए गए। अनुदान प्राप्त करने हेतु अनुचित या अनैतिक साधनों का उपयोग करते हैं ये। और अगला है, सरकारी अनुदान के कारण सरकारी नियंत्रण में वृद्धि होती है। तो सरकारी अनुदान लोगे तो सरकार की भी, अब इसमें देख लेते हैं हम लोग, कुछ कहा, जैसे कुछ नोट देख लीजिए इसका। ये कोफी अन्नान ने बोला था कि 21वीं सदी एनजीओ की है, तो ये आप कहीं भी कोफी अन्नान को कोट कर सकते हैं, बहुत अच्छा इनका कोट है ये। और इसमें देखिए भारतीय दिव्यांग, अब ये क्या है, उदाहरण है एनजीओ के, उनको आप नोट डाउन कर लीजिए तो कहीं भी ये काम आएंगे आपके। भारतीय दिव्यांग सेवा समिति है, कहाँ पे कार्य करती है, बरेली में। भारतीय युवा परिषद, ये भी एनजीओ है, नोएडा में कार्य करता है। भारतीय वेलफेयर सोसाइटी हरदोई में कार्यरत है। भारतीय किसान यूनियन ट्रस्ट कहाँ पे, कासगंज में है, कृषि से संबंधित है ये, जो भी कृषि के मुद्दे होते हैं ये उठाता है। आगे देखते हैं कुछ और हैं, जैसे तो हो गए। आगे देखते हैं कुछ, विदेशी अंशदान विनियमन अधिनियम आया था, ये FCRA एक्ट है, 2010 में आया था। प्रमुख इसमें एक संशोधन हुआ था 2020 में। तो संशोधन के तहत क्या किया गया था कि विदेशी अंशदान हेतु SBI की नई दिल्ली शाखा में क्या रखना होगा, विदेशी अंशदान रखना अनिवार्य है। और 20% से अधिक प्रशासनिक व्यय पर रोक लगा दी गई है। जो अभी आपके प्रशासनिक व्यय होता है, जो भी कार्यकर्ता होते हैं या वैसे व्यय जो होते हैं एनजीओ के, तो वो 20% से ज़्यादा नहीं होगा। और गृह मंत्रालय के पास व्यापक अधिकार होंगे, प्राप्त अनुदान को अन्य संगठन को हस्तांतरण नहीं कर पाएंगे ये, ठीक है। जो कुछ सब यूनिट बना लेते हैं ना उन्हीं की एनजीओ का, तो वो नहीं कर पाएंगे अब। तो इससे क्या हो गया, अब इनके लिए और चुनौतियाँ उत्पन्न हो गई हैं, क्योंकि सरकार ने भी काफ़ी कड़े मानक बना रखे हैं अब इसके लिए। तो आगे देखते हैं, इनको आप सजेशन में भी डाल सकते हैं, है ना। और नोट इसको देख लीजिए। अब आपको सिफारिशें अगर देनी हो सुधार के लिए तो क्या डालेंगे, तो विजय कुमार समिति थी तो उसकी सिफारिशों को डाल सकते हैं, इसने एनजीओ से संबंधित सिफारिशें दी हैं।
मालेगांव समिति है, ये माइक्रो फाइनेंस एनजीओ और सेल्फ हेल्प ग्रुप दोनों से ही संबंधित इन्होंने सिफारिशें दी हैं। तो आप सीधा सीधा कोट कर सकते हैं इनकी एका सिफारिश और जान के कि विजय कुमार समिति की सिफारिशों एवं मालेगांव समिति की सिफारिशों को लागू किया जाए समाधान में। कुछ चुनौतियाँ देखी हैं कि अंतर्राष्ट्रीय सहयोग में कमी देखने को मिलता है, सहयोग कम देखने को मिलता है इनमें। एनजीओ के प्रयासों के परिणाम क्या क्या हैं, जो एनजीओ ने आज तक जो एनजीओ प्रयास कर चुके हैं उनके परिणाम क्या क्या रहे हैं। तो देखिए, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम जो 1986 आया था वो एनजीओ के प्रयासों से ही आया था। आरटीई राइट टू एजुकेशन अधिनियम आया था जो 2009 का, वो भी इन्हीं के प्रयासों से आया है। आरटीआई की हम बात ही कर चुके हैं 2005 में, किसके एनजीओ के थ्रू आया था, MKSS मजदूर किसान शक्ति संगठन। वन अधिकार अधिनियम जो आया था 2006 का, ये भी इन्हीं के प्रयासों से आया है। तो ये कुछ इनके प्रयास थे जिनके परिणाम ये सामने हैं। प्रमुख एनजीओ देख लेते हैं। कुछ एनजीओ हैं जो राष्ट्रीय लेवल पे भी डाल सकते हैं, यूपी में भी डाल सकते हैं। स्माइल फाउंडेशन है, तरुण भारत है, नाज फाउंडेशन है, प्रथम फाउंडेशन है जो कि एक रिपोर्ट निकालता है। प्रथम फाउंडेशन जो भी आपको जैसे करंट में रहे ना उसमें एनजीओ से संबंधित, तो वो आपको तुरंत नोट कर लिया करिए क्योंकि वो आपको एजुकेशन से संबंधित है। ये प्रथम एनजीओ। कॉमन कॉज एनजीओ है, ठीक है, और SDR भी है एक एनजीओ। अच्छे पत्र फाउंडेशन है, ये भी एनजीओ है। तो ये एनजीओ के कुछ प्रमुख ये हैं जो हाईलाइट रहते हैं एनजीओ, तो इनको आप कहीं भी कोट कर सकते हैं एग्जाम्पल में, ठीक है। आगे देखते हैं कुछ अन्य एनजीओ हैं जैसे फूड फॉर लाइफ वृंदावन, ये यूपी का एनजीओ है, फूड फॉर लाइफ वृंदावन। और 1098 चाइल्ड लाइन, ये भी एनजीओ है। खुशी फाउंडेशन, उत्थान साथी, पंचशील ग्राम विकास संस्थान, ये भी यूपी के एनजीओ हैं ये सारे। पीपुल्स एक्शन फॉर नेशनल इंटीग्रेशन, कुशीनगर सेवा समिति, संत कबीर नगर सेवा समिति के नाम से भी इसे जाना जाता है। तो ये सारे यूपी के एनजीओ हैं, इनको नोट कर लीजिए, कहीं भी कोट करना हो तो यही आपके काम आएंगे, ठीक है। आगे देखिए अन्य और हैं कुछ, क्योंकि यहाँ काफ़ी दे दिए गए हैं, मिलते नहीं है एक जगह कहीं भी, बहुत जगह से इसको डेटा को कलेक्ट किया है। अन्य है जैसे शैक्षिक समृद्धि संस्था, ये आगरा से संस्था है, एनजीओ है। और ये एक है लखनऊ में सूत्र, ठीक है, ये शिक्षा से संबंधित कार्य करता है। MSME सेल्फ हेल्प ग्रुप माइक्रो फाइनेंस से संबंधित ये कार्य करता है। सेकंड इनिंग्स कृषि संबंधी क्रियाकलाप में जुटा हुआ ये एनजीओ है। 7 डेज फाउंडेशन है, ये भी एनजीओ है। ABS फाउंडेशन है, ये आपदा से संबंधित कार्य करता है। भारतीय गरीबी सेवा संस्थान है, ये गाजियाबाद में कार्य करता है। और क्या काम करता है, दिव्यांग जनों हेतु, दलितों हेतु, इनके उत्थानों के लिए ये एनजीओ कार्यरत है। तो ये कुछ एनजीओ हैं, उनके कार्य डाल दीजिए किस क्षेत्र में ये कार्य करते हैं, वही आपका आंसर की पुष्टि हो जाती है। तो देखिए इसमें इतना ही है, अगला वीडियो देखेंगे हम जल शक्ति मिशन से संबंधित रहेगा। तो ये आपको अच्छा लगे तो लाइक शेयर अवश्य करिए, और व्हाट्सएप और टेलीग्राम लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया है, उससे जुड़ने के लिए आप जुड़ जाइए, ठीक है। इसमें इतना ही, थैंक यू।